हेलो दोस्तों, आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैं डेली कोशिश करती हूँ कि कोई भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो छूटने ना पाए, क्योंकि दोस्तों जो करंट अफेयर है ना वो हर एग्ज़ाम में, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में कॉमन है, ये सभी में ही आता है और पूछा जाता है, इसलिए इसको मिस नहीं कर सकते। जो करंट अफेयर है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 30 दिसंबर को डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि मनाई जाती है और आज है 30 दिसंबर, और इसीलिए जो है आज क्या है, डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि। इन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इन्होंने भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। नवंबर 1947 में उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि PRL की स्थापना की। तो इन्होंने PRL की भी स्थापना की। रूस के स्पुतनिक के लॉन्च होने के बाद वे भारत की आवश्यकता को देखते हुए एक विकासशील देश भारत में अपना खुद का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने में सफल रहे। इन्होंने वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की, जिसे बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के नाम से जो है वो जाना जाता है। ISRO और PRL के अतिरिक्त उन्होंने कई संस्थानों जैसे कि अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान, सामुदायिक विज्ञान केंद्र तथा अपनी पत्नी मृणालिनी के साथ प्रदर्शन कला के लिए डॉर्पन अकादमी की स्थापना की। उन्हें वर्ष 1966 में पद्म भूषण और वर्ष 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत का पहला उपग्रह है ऑर्बिट, ये भी एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और लेकिन वर्ष 1975 में इस उपग्रह के लॉन्च होने से पूर्व इनकी 30 दिसंबर 1971 को मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये हैं ब्राज़ील के क्रिकेटर पेले, और इनकी 82 वर्ष में हाल ही में जो है वो मृत्यु हो गई है। फुटबॉल विश्व कप 3 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल हैं। पेले ने 21 वर्ष के कैरियर में 1363 मैचों में 1281 गोल करने का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें ब्राज़ील के लिए 92 मैचों में से किए गए 77 गोल इनके शामिल हैं। वर्ष 1958, 1982 और 1970 में 3 बार फीफा विश्व कप जीतने वाले पेले को वर्ष 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी खिताब से नवाजा गया था। पेले का वास्तविक नाम एडसन एरंटेस डो नासिमेंटो था। पेले को ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल, किंग पेले जैसे कई दूसरे नामों से भी जाना जाता था। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि ब्लैक पर्ल या किंग ऑफ फुटबॉल किसे कहा जाता है, या किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पेले को। इनका जो वास्तविक नाम है वो है एडसन एरंटेस डो नासिमेंटो, जैसे कई दूसरे नामों से भी इन्हें जाना जाता है। पेले का जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राज़ील के मिनास
ग्राइस में हुआ। 16 वर्ष की उम्र में ही पेले ब्राज़ील लीग में टॉप स्कोरर बन गए थे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने पेले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था, वहाँ के राष्ट्रपति ने, ताकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे विदेश क्लब के लिए, ताकि ये दूसरों के लिए खेल ना पाए। और पेले का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 7 जुलाई 1957 को माराकाना में अर्जेंटीना के खिलाफ था, जहां ब्राज़ील को 1-2 गोल से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ब्राज़ील के लिए अपना पहला गोल किया था और इसके साथ ही वे अपने देश के लिए सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए थे। पेले के 1000वें गोल की याद में सैंटोस शहर में 19 नवंबर को पेले डे मनाया जाता है। तो पेले के जो है 1000वें गोल की याद में सैंटोस शहर में ब्राज़ील के 19 नवंबर को जो है पेले डे मनाया जाता है। पेले वर्ष 1995 में से 1998 तक ब्राज़ील के खेल मंत्री भी है, वहाँ के खेल मंत्री भी रह चुके हैं ब्राज़ील के। पेले को वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने सदी का बेस्ट एथलीट चुना था। नेक्स्ट देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश जो है वो हमारे ये अगर हम मैप में देखें तो बांग्लादेश ये है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है वो ये कोलकाता और इधर आसाम और इधर जो है मेघालय, इन सब से क्या है बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है और ये हमारे ईस्ट साइड में पड़ता है। तो ये है बांग्लादेश की लोकेशन। आप इसे मैप में ये देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश। तो दोस्तों शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी आवामी लीग, तो एक ये भी फैक्ट यहाँ से निकल के आता है कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो आवामी लीग ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जो है ट्विटर के जरिए जानकारी देते हुए लिखा कि बांग्लादेश में इलेक्ट्रिक ट्रेन के युग में प्रवेश किया है, क्योंकि शेख हसीना ने बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। जापान के सहयोग से यह परियोजना जो है वो संपन्न हुई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ये हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि इसी ट्रेन पे ये देखो इसका जो है उन्होंने उद्घाटन किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को ढाका में पहली मेट्रो ट्रेन, ये उसी मेट्रो ट्रेन में है, उद्घाटन किया है। दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन को शेख हसीना ने ढाका में हरी झंडी दिखाई। जानकारी के मुताबिक जापान के सहयोग से मेट्रो प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश सरकार काम कर रही है। बता दें कि उद्घाटन के दौरान जापानी राजदूत किमिनोरी इवामा और इचिगुची तोमोहाइड मौजूद थे। यानी कि याद रखने वाली बात यह है कि जापान के सहयोग से जो है वो बना है। हाल ही में RAC लिमिटेड में कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है असम। दोस्तों अगर हम मैप में देखें तो ये है हमारा स्टेट, राज्य असम। असम जो है ये है असम, ये हमारा उत्तरी पूर्वी क्या है लोकेशन में है। और ये देखो ये किससे बॉर्डर शेयर करता है? त्रिपुरा से, मणिपुर से, नागालैंड से, अरुणाचल से, और ये पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। इसका आंसर है असम। दोस्तों स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को लेकर मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तहत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी REC लिमिटेड ने बक्सा जिले के आनंदपुर और इसके आसपास के गांवों में बिजली उत्सव का आयोजन किया।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की अगर हमें मैप में लोकेशन देखना है तो ये हमारा क्या है, महाराष्ट्र राज्य, जो कि किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? कर्नाटक से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से और गुजरात से। ये क्या है, जो महाराष्ट्र है वो साउथ और वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम राज्य है भारत का। विधेयक के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने और सदन के सत्र से पहले प्रस्ताव लाने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। इस विधेयक के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा ने बुधवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस ने इस बिल को एक ऐतिहासिक कानून करार दिया। महाराष्ट्र इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य। तो सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इस तरह का कानून बनाने वाला लोकायुक्त विधेयक ये जो पारित किया है, तो ये महाराष्ट्र जो है देश का पहला राज्य है। अगर ऐसे कौन पहला है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो है, ऐसा जो हाल ही में कोई राज्य अगर कोई पहला काम करती है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये इनमें ज़्यादा सतर्कता से देखना चाहिए हमें। और हमारा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं जो कि पहली बार होते हैं और चर्चा में रहते हैं और वर्तमान में, तो इस तरह के करंट के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है केरल। केरल जो है ये समुद्री सीमा जो है साझा करने वाला, केरल की लोकेशन जो है ये जो है मैप में अच्छे से दिख नहीं रहा है, जूम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये है, ये जो कर्नाटक के नीचे है इसकी लोकेशन ये है। ये तमिलनाडु और कर्नाटक से जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है। सिर्फ जो केरल है वो 2 स्टेट से ही बॉर्डर अपनी शेयर करता है। केरल में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट, और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया है, तो ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। केरल के सुदूर उत्तर में स्पाइस कोस्ट, जिसे उत्तर मालाबार के रूप में जाना जाता है, 24 दिसंबर से असंख्य रंगों और बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तो जो केरल के मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनाराई विजयन। ये 10 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव का उद्घाटन किया और यह महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक विशिष्टता की संपूर्णता और सार को दर्शाता है। दोस्तों ये है जो पहला फेस्टिवल हुआ है केरल में। यह राजसी बेकल बीच पार्क में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और भव्यता को प्रदर्शित करता है। और इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता के लिए किए गए पहले जो महत्वपूर्ण ऐसे काम होते हैं। जब कोई भी स्टेट या हमारा देश ऐसे हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेकर ऐसे कोई काम करता है जिससे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ती है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से। भव्यता को प्रदर्शित करता है। चंद्रगिरी, तेजस्विनी और जो है पयस्विनी के 3 स्थानों पर होने वाले इस उत्सव में दुनिया भर से लगभग 5 लाख लोगों ने इसका आनंद लिया। और यह महोत्सव जो है वो संस्कृति के एक क्रॉस सेक्शन और भूमि की अनूठी पहचान को दर्शाता है।
दोस्तों जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेसशिप ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव। ये है अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। दोस्तों नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को G20 बैठक के हिस्से के रूप में स्पेसशिप ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशंस अलायंस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसशिप ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की। तो अश्विनी वैष्णव ने की। और ये G20 बैठक के हिस्से के रूप में की। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत समावेशी विकास अंत्योदय में विश्वास करता है। भारत की जनसंख्या का पैमाना और ओपन सोर्स सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि UPI एवं आधार ने आर्थिक और सामाजिक समावेश प्रदान किया है और इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। आज शुरू किए गए 2 अभियानों में मानवीय सोच है। उन्होंने कहा कि G20 अध्यक्षता के दौरान भारत को दुनिया के सामने अपने विश्व स्तरीय टेलीकॉम स्टैक को पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों G20 की अध्यक्षता इस समय कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और 1 साल 2023 के लिए नवंबर 2023 तक जो है वो G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, भारत ही करेगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम इसको मैप में देखें तो वर्ल्ड मैप में हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, ये है इसकी लोकेशन। तो ऑस्ट्रेलिया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है वो अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता FTA गुरुवार यानी कि आज से लागू हो जाएगा, कल से लागू हो गया है। इसके बाद अब भारत के 6000 से ज़्यादा उत्पादकों के निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब एक इसकी लिमिट है कि 6000 से ज़्यादा उत्पादकों के निर्यात पर जो है ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस समझौते पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA ऑस्ट्रेलिया बाजार में कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित 6000 से ज़्यादा क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है याद रखने वाली कि 6000 से ज़्यादा उत्पादों के निर्यात पर जो है ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ। तो दोस्तों इसका उत्तर है ओडिशा। धनु यात्रा के बारे में देख लेते तो इसके पहले सबसे ये जान लेते हैं कि ओडिशा जो है उसकी लोकेशन मैप में क्या है। तो दोस्तों ये है ओडिशा। और ये भी देख लो आप कि ओडिशा की जो है वो किस किस स्टेट से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों इसके नॉर्थ साइड में है, यहाँ झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और यहाँ वेस्ट साइड छत्तीसगढ़ है। और इधर देखो आप इसके नॉर्थ में उड़ीसा के नॉर्थ साइड में है यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलंगाना और यहाँ ये जो है बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। धनु यात्रा एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाटक प्रदर्शन है जो बरगढ़ ओडिशा में मनाया जाता है। बरगढ़ नगर पालिका के आसपास 8 किलोमीटर के दायरे में फैला यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। तो दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है जिसका उल्लेख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यह स्थानीय रूप से कृष्ण के रूप में जाना जाता है और उनके राक्षस
ये सॉरी चाचा है, यहाँ मामा होना चाहिए। मामा कंस की पौराणिक कहानी पर, यानी कि कृष्ण और उनके मामा राक्षस जो थे कंस मामा की पौराणिक कहानी पर आधारित है। बरगढ़ में उत्पन्न वर्तमान नाटक में नाटक के अधिनियमन में कई अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हैप्पी पश्चिमी ओडिशा, इनमें से प्रमुख बारगढ़ में जो है वो मूल है। यह कृष्ण और बलराम की मथुरा की यात्रा के बारे में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य। और उत्तर प्रदेश राज्य की जो है आप लोकेशन मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जो है अपनी बॉर्डर किससे शेयर करता है? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड से भी शेयर करता है, दिल्ली से भी शेयर करता है, और ये राजस्थान से भी करता है, मध्य प्रदेश से भी करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है, बिहार से भी करता है, और यहाँ नेपाल है, चाइना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS का उद्घाटन किया। यह पहल राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के सहयोग से शुरू की गई थी। यूपी के सभी अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू हो गया है। इस सुविधा से मेडिकल कॉलेजों में अब ऑनलाइन बेड पंजीकरण, डॉक्टर ICU और ऑपरेशंस की बुकिंग की सुविधा मिलेगी। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने इसकी औपचारिक शुरुआत करते हुए इस व्यवस्था से बड़े बदलाव आने की जो है बात कही है। इस पहल से जांच रिपोर्ट ऑनलाइन होने के बाद डॉक्टर अपने कंप्यूटर से ही रिपोर्ट देख सकेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? तो दोस्तों ये है तेलंगाना राज्य। और तेलंगाना राज्य कहाँ है? ये है, इसकी लोकेशन मैप में देख सकते हैं आप। और ये बॉर्डर शेयर करता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, और नॉर्थ और ईस्ट में है आंध्र प्रदेश, और इसके इधर नॉर्थ नहीं, साउथ ईस्ट में है आंध्र प्रदेश, और इधर नॉर्थ में है छत्तीसगढ़, और उड़ीसा भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र भी करता है, कर्नाटक भी करता है। और राष्ट्रपति मुर्मू ने तेलंगाना में तीर्थ सुविधाओं के लिए परियोजना की आधारशिला रखी। 28 दिसंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना के जो है भद्रांचल मंदिरों के समूह तीर्थ में सुविधाओं एवं विकास के लिए परियोजना की आधारशिला रखी। ये भी हमारे आर्ट एंड कल्चर से जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन है। ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और इन्होंने वहीं तेलंगाना में आधारशिला रखी। मंदिर के शहर भद्रांचलम की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने वनवासी कल्याण परिषद तेलंगाना द्वारा आयोजित सम्मक्का सरलम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही तेलंगाना के कोमाराम भीम, आसिफाबाद और महबूबाबाद जिलों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में लाखों तीर्थयात्री आते हैं। देशी विदेशी पर्यटकों में बड़ी संख्या तीर्थयात्रियों की होती है। इस प्रकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मुर्मू ने कहा कि पर्यटन लोगों की आजीविका के अवसरों और आय को बढ़ाता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है
तो पर्यटन जो है वो किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये है महिमा स्वामी। इसका उत्तर है महिमा स्वामी। बेंगलुरु की भारतीय वैज्ञानिक महिमा स्वामी को जीव विज्ञान में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। एक भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित यूरोपीय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है, जो उसे यूरोप में जीव विज्ञान में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक के रूप में मान्यता देता है। डॉक्टर महिमा स्वामी जो बेंगलुरु से हैं, तो ये कहाँ से संबंधित हैं? बेंगलुरु से। हंडी विश्वविद्यालय के अपने स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के सबसे सम्मानित विशेषज्ञों में से एक हैं, जहां वह एक शोध समूह की प्रमुख हैं जो आत्म प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं की जांच करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अमेजॉन। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि NESTS और अमेजॉन के बीच सहयोग डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और छात्रों को सशक्त करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर की नई वीडियो के साथ। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।